आप देखिए कि कैसे विश्व के बाजार प्रभावित हो रहे हैं। आपकी हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? एक स्थिरता तो पैदा हो रही है, जिनके ट्रैवल प्लान थे वो तो देख ही रहे कि वो सब डैमेज हुआ है। 1000 के अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स खुला। इजराइल के हमले में से लेबनान में अब तबाही की खबरें आ रही है। तो ये साफ संकेत है कि अलग अलग जगहों पर देखिए 131 लोगों की मौत, यानी इजराइल ने अपना जबरदस्त ऑफेंसिव लेबनान के मद्देनजर भी जारी रखा है। उनको ये आशंका थी कि ईरान पर इधर अगर हम इस तरह का अटैक कर रहे हैं तो लेबनान की तरफ से हम पर हमला हो सकता है, हम पर अटैक हो सकता है। और इसीलिए जो इजराइल का ऑफेंसिव है वहां पर 131 लोगों की मौत, ये साफ दिखा रहा है कि इजराइल जो है वो चारों तरफ से अपनी तैयारी तो रख ही रहा है। असल मायने में तो ये उसी की लड़ाई है जो अमेरिका लड़ रहा है। इजराइल जो है वो मल्टी फ्रंट लड़ाई जो है उसके पास कहा जा सकता है इसकी महारत है, वो कई मोर्चों के ऊपर पहले भी लड़ता रहा है। एक सेकंड, एक करेक्शन करना चाहते हैं। अभी तक जो जानकारी आई है वो 31 लोगों के मारे जाने की है, उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। 131 नहीं बल्कि 31 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमें इस गलती के लिए खेद है। 149 लोग घायल हैं। बिल्कुल अंजना, और अगर इजराइल की स्ट्रैटेजी देखें, इजराइल ने 1948 के अंदर भी जब अरब इजराइल वॉर हुई थी, उसके बाद जो 6 डे वॉर हुई थी अरब इजराइल, उसके अंदर भी 1967 के अंदर, और उसके बाद 1973 के अंदर जो यम किपुर की वॉर हुई थी उसमें भी उसने मल्टी फ्रंट लड़ाइयां लड़ी हैं। और उसके बाद 2025 में हम देख रहे हैं कि कैसे यमन में हूथियों के खिलाफ, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के खिलाफ, ईरान के खिलाफ वो मल्टी फ्रंट के ऊपर ये लड़ाई लड़ रहा है। और कल देर रात को ये रिपोर्ट आई थी कि उसने लेबनान के ऊपर, खासतौर पर जो सदर्न लेबनान है या जो हिजबुल्लाह का स्ट्रांग होल्ड इलाका माना जाता है, वहां पर उसने जबरदस्त बमबारी करना शुरू कर दी थी। और यही वो रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि उसको पता है उसकी हद लेबनान के जिस इलाके से लगती है, यानी इजराइल की सीमा लेबनान के जिस इलाके से लगती है वहां पर हिजबुल्लाह का स्ट्रांग होल्ड है। और काफी लंबे समय से ये लड़ाई चल रही है कि वो उन्हें पीछे धकेल सके, यानी बैरूत के दूसरी तरफ सेंट्रल जो लेबनान है उस तरफ बिल्कुल पढ़े। उसमें खास बात यह भी कि जो यारीनी का इलाका है, बैका वैली का इलाका, क्योंकि मैं साउथ लेबनान के अंदर इन इलाकों में रहा हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये सारे स्पेसिफिक वो इलाके थे जो हिजबुल्लाह के गढ़ थे। और अभी एक और बड़ी बात है कि लेबनान में खुद साउथ लेबनान के इलाकों को इवैक्यूएट करने के लिए वहां की सरकार एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है। और ये पिछले 2025 से लगातार चल रहा है, क्योंकि तब नसरल्लाह के मारे जाने के बाद भी लाखों की संख्या में लोग इवैक्यूएट किए गए थे साउथ लेबनान से नॉर्थ की तरफ, और बेरूट के सड़कों पर लोग रहने को मजबूर हो गए। तो शायद उसी वही परिस्थितियां दोबारा से लेबनान में बनती हुई दिख रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, एक और बात, ये जंग का दायरा हमने देखा था कि पिछले कई दिनों में सिर्फ मिडिल ईस्ट पे था, लेकिन अब लेबनान में, साइप्रस पर ये अटैक दिखा रहे हैं कि इजराइल अपने जो पेंडिंग गोल्स थे, यानी जो पीछे छूट गए गोल से, चाहे वो हिजबुल्लाह के खिलाफ हो, हमास के खिलाफ, उनको भी अचीव करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास सपोर्ट इस समय अमेरिका और पूरे यूरोप के देशों का आ चुका है। तो ऐसे में जितना ज्यादा सफाया किया जा सके, जितना ज्यादा ताबड़तोड़ अटैक किया जाए, उतना ज्यादा बेहतर होगा। उसे मिनी नेटो हम कह सकते हैं कि जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन, अमेरिका, अगर ये 4 गठबंधन है और उसके बाद अगर वो ये सब समझते हैं कि आर्टिकल 5 की जरूरत है, तो ये दायरा अपने आप में बढ़ेगा। लेकिन अपने आप में आप देख रहे हैं कि युद्ध की आग कहां तक पहुंचे कि ईरान बनाम 11 मुल्क खाड़ी देशों के। तो अब तक जो युद्ध था कि यहां से ईरान जो हमले कर रहा था वो खासकर इजराइल के इलाके पर कर रहा था, लेकिन अब वो दायरा फैलते हुए हमने यहां पर देखा कि सबसे ज्यादा तनाव इस इलाके में है कि ईरान के लिए नजदीक था, साइप्रस पर हमला हुआ, उसके बाद सीरिया में हमला हुआ। हालांकि अब तक इसमें जो है जॉर्डन बचा हुआ था, जॉर्डन में एक दिन हमले, उसके बाद जॉर्डन बचा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को निशाना बना रहा तो यहाँ इजराइल पे, और इजराइल आगे जो हमला कर रहा है वो लेबनान पे कर रहा है। लेबनान अपनी मदद लेगा इराक के रास्ते, और इराक सीरिया होते हुए ईरान से उसकी लॉजिस्टिक सप्लाई हमेशा आती रही। आपको याद हो कि लेबनान के युद्ध के दौरान लगातार इजराइल इस इलाकों में हमला कर रहा था, वो इराक को निशाना बना रहा था, सीरिया को बना रहा था, ताकि लेबनान तक, यानी दक्षिण में जो हिजबुल्लाह का इलाका वहां तक उसको सप्लाई ना जाए। तो अब ये सप्लाई चेन यहां एक्टिवेट की है, शिया मिलिशिया को एक्टिवेट किया है ईरान ने, और इसीलिए इजराइल अगर एक हमला यहां से झेल रहा है तो एक सीधी 2000 किलोमीटर की जो दूरी है जहां पर ईरानियन मिसाइल जो है वो उसे टारगेट करी है। लेकिन इसी के साथ ईरान का हमला यहां सीरिया, साइप्रस को उसने यहां निशाना बनाया है मेडिटेरेनियन के रेंज में, और उसी के साथ साथ लाल सागर का जो इलाका है वो यहां यमन के रास्ते खतरा मंडरा रहा है कि वो देख रहा है, और इसीलिए उस सप्लाई लाइन पर यहां बाधा पड़ी है। अब कमांड एंड कंट्रोल, हमको ये भी बताते कि ईरान में आखिर कौन कौन से ठिकाने ध्वस्त किए गए। ईरान में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सबसे जरूरी था कि किसी तरह उसके कम्युनिकेशन को, कमांड सेंटर को ध्वस्त किया जाए ताकि वो इंस्ट्रक्शंस पास ना करे अलग अलग जोन में जो ऑपरेशनल थे। आईआरजीसी के ज्वाइंट हेडक्वार्टर, इसको उड़ाया गया, और इसी के साथ ईरान में सबसे जरूरी था जो तैयारी की गई थी कि पहला टारगेट कहां होना है, उसी के साथ आईआरजीसी का ज्वाइंट हेडक्वार्टर। लेकिन आशुतोष, इसमें एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि पिछले 24 घंटे में, खासतौर पे कल के घटनाक्रम को आप देखें तो इजराइल और अमेरिका ने जो सबसे ज्यादा टारगेट किया है वो तेहरान
ईरान के सेंट्रल इलाकों में किया, क्योंकि उनका मकसद है, क्योंकि आप ये मुराल अगर समझे तो हमेशा अगर आप राजधानी पर कब्जा कर ले, राजधानी को पूरी तरीके से आप फ्री कर दे उनके कंट्रोल से, तो मोराल गिर जाता है फोर्सेस का। और ये अफगानिस्तान में भी हुआ था, जब काबुल को लगातार तालिबान ने कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद उनके लिए सारे रास्ते आसान हो गए। शायद इसी वजह से तेहरान के स्पेसिफिक एरियाज में आईआरजीसी को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। लेकिन अभी भी कई ऐसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो इस्फहान में, नतांज में, फोर्दो के आसपास इन न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट्स के साथ बहुत ज्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। और शायद वहीं से लगातार अमेरिका की तरफ और इजराइल की तरफ ये बड़े अटैक्स इनिशिएट किए जा रहे हैं। और मैं मैस्टन सर की तरफ भी रुक करूंगा। मैस्टन सर, अगर ये मान लिया जाए कि आपने तेहरान को बर्बाद कर दिया, आप लगातार तेहरान पे, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जॉर्डन, कुवैत और बहरीन पर भी ईरान का हमलों की खबर लगातार मिल रही है। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन पर भी ताजा हमले ईरान की तरफ से किए गए। ईरान ने एक साथ तीनों देशों पर हमला किया है। देखिए ईरान अब भी रुक नहीं रहा है। और यही सवाल मैं संजय मिस्टन सर से भी पूछना चाह रहा हूं। सर, क्या ये मान लिया जाए कि अगर तेहरान हाथ से जाता है तब भी आईआरजीसी इस तरीके के अटैक बंद कर देगा? क्या उनकी क्षमताएं, उनकी शक्ति कम हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आईआरजीसी बहुत स्प्रेड है पूरी ईरान की टेरिटरी में और वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं। उनके स्मॉल डिटैचमेंट्स हैं, खासकर ये मिसाइल लॉन्चर डिटैचमेंट्स, ड्रोन डिटैचमेंट्स, ये बहुत स्प्रेड हो चुके हैं। और मेरे को लगता है इसी कारण ये अमेरिका और इजराइल को भी बड़ी मुश्किलात हो रही है कि इनको डिटेक्ट कैसे किया जाए और इनको टारगेट कैसे किया जाए। क्योंकि जब तक इनके ये जो एक स्ट्रेंथ है, पावर है, जब तक ये अमेरिका डिस्ट्रॉय नहीं करेगा ये चलता रहेगा। तो मेरे को लगता है इंडिपेंडेंट स्मॉल डिटैचमेंट्स हैं जिनको क्लियर कट टारगेट दे दिए गए। और ये सारी कंटीजेंसी पहले वर्कआउट की गई हुई थी कि अगर किसी कारणवश कमांड कंट्रोल टूट जाए, आपके ये दिए हुए टारगेट्स हैं, आपने इसी पे फायर करना है। हाँ। तो आप देखिए जैसे साइप्रस का टारगेट किसी डिटैचमेंट को दिया होगा, इसी प्रकार कुवैत में, जॉर्डन में, हर जगह वो डिटैचमेंट्स के, ये नहीं कि वही डिटैचमेंट यहां कर रहा है, वही डिटैचमेंट दूसरी जगह कर रहा है, जिससे उसका एक फिक्स्ड, मैं बोलूंगा तो फिक्स्ड अलाइनमेंट है, फिक्स सब कुछ उसको दे रखा है। क्योंकि ये डिटैचमेंट्स है, ये अभी किसी कमांड कंट्रोल में नहीं है और इनको बस एक हुक्म जाता होगा किसी भी तौर पे कि हाँ अभी आप फायर करिए। हाँ। तो ये लास्ट तो होता दिख रहा है, लेकिन एक और इसका मकसद क्या है सुमित, मैं ये बताना चाहूंगा। इसका मकसद ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम तो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं और इजराइल के हैं, खाड़ी देश वालों के हैं, ये उनको बार बार ये मिसाइल लॉन्च करते रहे। या ड्रोन जो अभी एक सेकंड आपको रोक रही हूँ सर। नागरिकों को बेहद सतर्क रहने का अलर्ट अमेरिका ने दिया है। और कल से जैसे ही खामनेई की मौत की पुष्टि हुई, सबसे पहली चर्चा इसी बात को लेकर छिड़ गई कि जो धर्म के आधार पर लामबंदी अब हो रही है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, उससे आम अमेरिकी और यहूदियों की जिंदगी को खतरा बन सकता है, अलग अलग जगहों पर बन सकता है। इसको कहने में अब किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पर सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार होगा। मैं प्रणय आपके पास भी आना चाहती हूं। तीनों देशों के नजरिए से अब इस पूरे वॉर को देखते हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए से देखते हैं। अब भाई क्या गोल पोस्ट भी वो शिफ्ट करते रहते हैं? रिजीम चेंज, मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म करना है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करना है, जो अन्य तरीकों से वो चाहते, कट्टरवाद को खत्म करना है। ईरान की जनता ही सत्ता परिवर्तन के लिए मुझसे मदद मांग रही है तो मैं उनकी मदद कर रहा हूं। लेकिन कुल मिलाकर उनका एंड गेम है क्या? खामनेई की मौत से उस विचारधारा की मौत नहीं होगी ईरान में या फिर अन्य देशों में जो उनको अपना सबसे बड़ा लीडर मानते थे। दूसरी तरफ अगर आप देखिए, उनको वहां पर चुनाव का सामना करना है, उनको अभी सेनेट को भी फेस करना होगा। अमेरिका के नजरिए से इसको कैसे देखें? और आम अमेरिकी अब उसके अंदर पहले ही काफी डर बैठ गया था कई जगहों को लेकर, 9/11 के बाद जो डर बैठा है, अब उनको और भी वो डर नए सिरे से रीइंफोर्स होगा। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए से देखा जाए, वो ये कहते हैं कि मैं डोमिनेशन बाय स्ट्रेंथ या पीस बाय स्ट्रेंथ का पक्षधर हूं। लोग पीस तो सुनते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ की बात है, वो स्ट्रेंथ से पीस स्थापित करना चाहते हैं। ये उनका आइडिया है जिस पर वो कह रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जारी की थी, एक डॉक्यूमेंट जारी किया था कुछ 2 महीने पहले, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर अमेरिका ने यह बताया कि किस तरीके से वो लेआउट करता है। इस पूरे खेल के अंदर अगर मैं 4-5 शब्दों में इसको समराइज करूं तो इसके अंदर धर्म भी है, इसमें धन भी है, इसमें धंधा कारोबार भी है, और इसमें नया ग्लोबल ऑर्डर लिखने की एक कोशिश जो है वो भी है। उसमें धन कारोबार में सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें तेल का खेल भी है, क्योंकि वो ड्रिल बेबी ड्रिल के नारे के साथ में आए थे। वो एक नया ग्लोबल ऑर्डर लिखना चाहते हैं। और ये ट्रेंड है, वेनेजुएला, ईरान, तेल समृद्ध देश,
बिल्कुल। और इसमें ये तेल का खेल क्यों हो रहा है, ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट। अगर आप कहें कि क्या अमेरिका को तेल की इतनी जरूरत है, नहीं, अमेरिका को इतने तेल की जरूरत नहीं है अगर उसको अपनी केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करना है। लेकिन अगर आप आगे की लड़ाई देखते हैं, अगर आप ये देखते हैं कि एआई के इस दौर के अंदर चाइना के डोमिनेशन को चैलेंज करना है अमेरिका को, या अमेरिका को उस स्पेस को डोमिनेट करना है, एनर्जी गजलर है एआई, और उसके लिए अनलिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत है। इसलिए इन तमाम देशों में, ईरान के पास केवल तेल नहीं है, ईरान के पास में यूरेनियम के भी भंडार हैं, यूरेनियम की अपनी खदानें हैं उसके पास में, उस लिहाज से भी ईरान महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ चीन की जो एनर्जी सप्लाई लाइन है उसमें वेनेजुएला से लेकर ईरान दोनों बड़ी महत्वपूर्ण कड़ियां थी। इसीलिए निश्चित रूप से इस समय बीजिंग में बहुत चिंता होगी कि क्या इस एंड गेम के निशाने पर बीजिंग है, क्या शी और ये जनरल मेस्टॉन का फेवरेट एस्पेक्ट है इसको देखने का। वो ये कहते हैं कि भारत के लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि चाइना के लिए ये बड़ा सेटबैक है। बिल्कुल, चाइना के लिए तो सबसे बड़ा सेटबैक है, क्योंकि देखिए उनको सेटबैक मिलते ही जा रहे हैं। लैटिन अमेरिका में आप देखिए, पहले उनका पनामा कैनाल पे कंट्रोल था, वो हट गया। वहां पर फिर लैटिन अमेरिका में यूएस कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, चाइना का जो जितना कंट्रोल था वो हट रहा है। मिडिल ईस्ट में चाइना का थोड़ा चल रहा था, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में वो टॉक्स कराने की कोशिश कर रहे थे, वो भी उनका इन्फ्लुएंस चला गया। रशिया का भी यहां चला गया। तो ये मिडिल ईस्ट में पूरा यूएस डोमिनेशन तो साफ दिख रहा है। भारत के लिए इसमें यह फायदा है कि हमारा तो आईमेक कॉरिडोर, जब ये स्टेबिलिटी आ जाएगी थ्रू एंड थ्रू है, उसके बाद छाबर जो नॉर्थ साउथ लिंक कॉरिडोर है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। चाइना के लिए यहां से बिल्कुल हट जाएगा। उसकी ऑयल डिपेंडेंसी, जो आज सस्ते रेट पे ये ऑयल ले रहा था ईरान से, वो बंद हो जाएगा। और उसके बाद कोई चारा नहीं है, वो रशिया से लेगा। और खासकर उसको जो सैकलिन आइलैंड्स है रशिया के, वहां से इसको डिपेंडेंट होना पड़ेगा जी। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एम तो ये चाइना के अगेंस्ट है। इसके फॉलोआउट बिल्कुल चाइना के अगेंस्ट है। ठीक है। और भारत का इसमें मेरे को लगता है बहुत ही बड़ा फायदा रहेगा, क्योंकि ये हमारे हर एडवांटेजेस में है। ठीक है। अब सुमित, चूंकि आप अभी ईरान होकर आए हैं, तो अब ईरान के नजरिए से इस पूरे युद्ध को देखते हैं। अली खामेनेई की मौत बहुत बड़ा झटका, और जो विरोध प्रदर्शन उनके अपने देश में हो रहा है, हालांकि बीते दिन हमने देखा, आज तस्वीरें नहीं आ रही हैं, देखते हैं, क्योंकि बमबारी भी कई जगहों पर हो रही है। ईरान इसको कैसे प्ले आउट करना चाहेगा? अगर अब्बास अरागची आकर थोड़ा सॉफ्ट टोन में बोलते हैं, किसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, क्या वाकई वहां की सरकार की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? लारीजानी कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे, लेकिन वो लगातार अटैक्स भी अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। वो भी तो एक स्ट्रैटेजी के तहत ही चल रहा होगा, कैसे पढ़े उसे? देखिए, मैं आपको एक हफ्ते पहले के ईरान में, जब मैं ईरान में मौजूद था, और एक हफ्ते बाद के ईरान में, जो 28 तारीख के बाद से लगातार ईरान बदला, उसके बारे में बता देता हूं। उस समय मोराल यहां पर था, लगातार उनकी जो बातें थी, आप उनसे कुछ भी पूछे, वो कहते थे कि देखिए हम पर कोई अटैक करेगा तो रिटेलिएशन ऐसा होगा कि दुनिया देख नहीं पाएगी, हम लगा। और आपको याद होगा कि सुप्रीम लीडर कहते थे कि अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार बढ़ते रहे तो हम इनको कब्र में गाह में तब्दील कर देंगे। और शायद ये लगातार उनके लोगों को ये दिखा रहा था कि देखिए हम कमजोर नहीं है। लेकिन एक हफ्ते बाद ईरान की इस समय मौजूदा हालात ऐसे हैं कि वहां पर चीजें बहुत ज्यादा वीक है, फोर्सेस का मोराल बहुत ज्यादा डाउन है, और डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं वो लगातार। वो इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि अब तक एक कमांड थी जो लगातार उनको कंट्रोल करती थी। उनको लगता था कि शायद हम आगे की राह बना लेंगे, लेकिन अब दिक्कत यह है कि बड़े कमांडर्स, जितने भी बड़े कमांडर्स थे, सब मारे जा चुके हैं। सुप्रीम लीडर के साथ उन्होंने पूरी की पूरी उनकी जो काउंसिल थी, या फिर उनके जो आप कह सकते हैं इनके एडवाइजर थे, सबको मार दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, ईरान के पास क्या बचा है? ईरान के पास सिर्फ बातचीत के अलावा कुछ नहीं बचा है। ईरान के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिश है कि जो बचे कुछ ही चीजें हैं, जो उनके न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स हैं, वो टेक्नोलॉजीज हैं, वो इंजीनियर्स या साइंटिस्ट हैं, या फिर जो उनके मिलिट्री एसर्ट्स हैं, उनको बचा लिया जाए। क्योंकि सैंक्शंस होने के बावजूद 40 साल लग गए ईरान को उन चीजों को डेवलप करने में, छोटी छोटी चीजों को डेवलप करने में। तो ऐसे में उस प्रोसेस को दोबारा से बर्बाद कर पाना, ये ईरान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन चैलेंज है, और यहीं से आती हूं प्रणय मैं इस बात पर कि एक अस्थिर ईरान में किसी का फायदा नहीं है, पूरे विश्व का नहीं है। हमने देखा है कि अमेरिका जिन देशों में गया है, और जिस तरह की अस्थिरता अफगानिस्तान से लेकर इराक, इन तमाम देशों में आई है, ऐसे में ये कहां पर जाकर थमता हुआ दिख रहा है। और एक अस्थिर चाइना को अभी सेटबैक लग सकता है, लेकिन एक अस्थिर ईरान पूरे विश्व के लिए संकट पैदा कर सकता है। सबसे पहला संकट ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए राजनीतिक तौर पर पैदा कर सकता है, क्योंकि वो सक्सेस लेकर जाना चाहते हैं मिड टर्म के अंदर। वो बताना चाहते हैं कि अमेरिका के जो पुराने राष्ट्रपति नहीं कर पाए, वो उन्होंने कर दिखाया। लेकिन इसमें इस बात का खतरा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस बात का खतरा मौजूद है, क्योंकि अमेरिका का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत उत्साहजनक नहीं रहा इस रेजिम चेंज के अंदर, और खासतौर पर इस इलाके के अंदर। 9.5 करोड़ की आबादी वाला ईरान है, बड़ा इलाका है ईरान का, काफी डिफरेंशियल है इसके अंदर आबादी का और डेमोग्राफी का भी।
कोई एक यूनिफाइड इंटरेस्ट नहीं है। अगर ईरान को उन्होंने शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण होता है तो ट्रंप के लिए कामयाबी है। वो कोई रेजिम चेंज करवा के स्टेबलाइज करवा पाते हैं तो कामयाबी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं और ईरान और देखिए ना, एक कुवैत में जो अभी हम लोग कुछ देर पहले प्रणय दिखा रहे थे, अमेरिका का लड़ाकू विमान क्रैश वाली खबर, वो वीडियो एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो सामने आ रहा है जिसमें लड़ाकू विमान का पायलट तो इजेक्ट करके निकल गया, लेकिन एकदम ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो एयरक्राफ्ट है उसको हिट किया गया और उसके बाद एकदम वर्टिकल फॉल है, उसका वर्टिकल फॉल है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। जनरल मेस्टर, और बिल्कुल ये एयरक्राफ्ट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। पॉसिबल हो सकता है अगर ये सच वीडियो है कि कुछ तो हिट हुआ है और ये टेक ऑफ पोजीशन में था और उसके बाद ये देखिए बॉडी पे इंजन लगा है, वो बॉडी पे शायद कोई हिट हुआ। पायलट के इजेक्ट होकर नीचे आने का भी वीडियो आ गया। पायलट की ये इजेक्शन की फोटो भी आ रही है, तो ये कुछ जेन्युइन तो लग रहा है, क्योंकि उसके बाद वो पायलट को ये भी दिखा रहे हैं कि कुछ लोग अरबी भाषा में बात करके उसको कार में बिठा के ले जा रहे हैं पीछे डिक्की में। तो हो सकता है जेन्युइन है। अब ये पायलट पता नहीं अमेरिकन है या कुवैती है, वो पता नहीं है सर। हालांकि अभी जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आ रही है वहां से लगातार इंटरनल जो वहां पर अभी चीजें की जा रही है इन्वेस्टिगेशन, उसमें बताया गया है कि शायद ये प्लेन जो था स्क्रैम्बल किया गया था वहां पर ईरान की तरफ से आते यूएवीज को लेकर, लेकिन एयर डिफेंस यूनिट ने जब मिसाइल फायर की तो फ्रेंडली फायर के अंदर ये जाकर उसको हिट कर गई। अभी ये सारी चीजें लगातार उनकी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है, लेकिन अभी ये जरूर है कि पायलट सुरक्षित है और ये माना जा रहा है कि वहां पर अभी सिचुएशन जो है इस समय बहुत ज्यादा पैनिक की बनी हुई है। लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को लगातार, चाहे अमेरिका हो, जिस चीज का सबसे ज्यादा अंदेशा होता है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कि फ्रेंड एंड फो आइडेंटिफिकेशन जो है वो खत्म हो जाता है। और बहुत बड़ा चैलेंज है और इसका स्प्रेड ऐसा हो गया है, ऐसे देशों में है जहां पर मतलब और जीसीसी का आपस में कोई ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, बॉर्डर्स तो मिली हुई हैं, लेकिन उनके फोर्सेस का ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि अगर किसी एक की फ्लाइट उड़ी है और दूसरा इंटरसेप्ट करने के लिए ना उड़ाए, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया। और सुमित, ये भी एक चैलेंज मुझे लगता है आजकल में जो परिस्थितियां बन रही है वो बढ़ता जाएगा। बिल्कुल चैलेंज बढ़ता जाएगा और शायद अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि कल आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात कहना कि देखिए मैं बातचीत, उनकी तरफ से रिस्पांस आया, मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, वो एक तरीके का ब्लफ जरूर था, लेकिन वो एक विंडो ओपन कर रहा था कि बातचीत के लिए अगर आना है तो आ जाइए, मैं तैयार हूं। लेकिन हुआ क्या कि ईरान की तरफ से रिस्पांस तुरंत आ गया कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है, हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तब ऐसा लगा कि अमेरिका को और इजराइल को कि अभी रुकना नहीं है, लगातार हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, अपने अटैक्स को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन अब ईरान की तरफ से दोबारा से जो आप कह सकते हैं जो उनकी स्टेटमेंट है वो सॉफ्ट आ गया चाहिए, तो ये दिखाता है कि दोनों की तरफ से ये असेसमेंट किया जा रहा है कि दोनों के लिए ठीक नहीं है। हां, इस समय जो आप मजबूती है इजराइल और अमेरिका के ऑपरेशंस को लेकर वो ईरान से कहीं ज्यादा है। इस समय ईरान के सामने वो ना तो कैपेबिलिटीज है और ना ही वो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सपोर्ट है जो ईरान पिछले एक हफ्ते पहले आप कह सकते हैं कि उसको एंजॉय कर रहा था, वो चीजें नहीं बची हैं उनके पास। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि ये युद्ध और घमासान घनघोर हो रहा है, क्योंकि ईरान अभी थमने को तैयार नहीं है। ईरान अलग अलग जगहों पर, कुवैत में आपने देखा, अलग अलग जगहों पर वो हमला लगातार कर रहा है, दोहा से लेकर दुबई तमाम जगहों पर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसने साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर हमला कर दिया है, इधर उसने फ्रेंच नेवल बेस पर हमला कर दिया है। तो युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और ट्रंप ने आज कहा है कि भाई ये युद्ध और लंबा खींचेगा।